अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कंप्यूटर के हवाले से है। आजकल आपको पता है कि भाई कंप्यूटर का दौर है। जितनी भी आपकी क्लैरिकल स्टाफ की जो जॉब्स आती हैं, असिस्टेंट्स की जॉब्स आती हैं, इवन कस्टम इंस्पेक्टर टाइप की जो जॉब्स आती हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स में आपका कंप्यूटर अच्छा खासा आता है। हर पेपर में 7-8 नंबर का तो तकरीबन आ ही रहा होता है। कुछ जॉब्स के अंदर आपका ये 25-25, 30-30, इवन 50-50 मार्क्स का भी आ रहा होता है। तो आज हमने बेसिक कंप्यूटर को सीखने की कोशिश करनी, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना मैं आपको स्मार्ट वे में बताऊंगा। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं होगी और इस तरह भी नहीं होगा कि आपको चीज़ें समझना है। हमने स्मार्ट वर्क करना है, बिकॉज वी बिलीव दैट स्मार्ट वर्क विन्स ओवर हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क ही आपकी बेस्ट पॉलिसी होती है। कंप्यूटर की हिस्ट्री को हमने नहीं देखना बहुत ज़्यादा कि जी क्यों बना, कैसे बना। ये आपको भी पता है कि वक्त की ज़रूरत थी, कैलकुलेशंस के अंदर बड़े मसाइल होते थे। कंप्यूटर बेसिकली जो है कैलकुलेट करने की एक मशीन ही थी। ये कैलकुलेटर की ही तरह थी, बट ये आप ये समझ लें कि कैलकुलेटर की एक एडवांस फॉर्म थी जो बाद में कंप्यूटर कहलवाई। कंप्यूटर का काम आपका जो है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस भी करना है, लॉजिकल कैलकुलेशंस भी ये करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस ये किस तरह करता है, इसका काम किस तरह है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और इसके सारी की सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर आपको बताएंगे। बाकी बेसिक कंप्यूटर के ये कुछ कंसेप्ट्स आज आपको देंगे, और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाएंगे। उससे इंशाल्लाह आपका बेसिक कंप्यूटर बड़ा क्लियर हो जाएगा। देन आपका एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसके बाद आपका विंडोज़ और उसके बाद ईमेल एंड इंटरनेट, वो भी आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि मिनिमम लेक्चर्स आपको दें और स्मार्ट वे में आपको काम करवाएं। तो भाई बेसिक कंप्यूटर्स पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आपको कम से कम ये पता हो कि कंप्यूटर दिखता कैसे। तो यार ये जो टीवी किसी स्क्रीन वाला आपको नज़र आता है आपकी टेबल पे पड़ा हो, इसे मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको कम से कम देखे ना, ये इन बेसिक बातों का पता हो कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ क्या है। तो ये जो कंप्यूटर के ये जो टीवी किसी स्क्रीन वाला आपके सामने होता है, टीवी किसी स्क्रीन वाला, इसे क्या कहते हैं आप, मॉनिटर कहते हैं। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये साथ जो एक डब्बा सा पड़ा होता है, बड़ा सा डब्बा सा, इसे कहते हैं सीपीयू। एंड सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जनाब ये कंप्यूटर का दिमाग है। ये कंप्यूटर का क्या कहलाता है, दिमाग भी कहलाता है। माउस जो है ये ज़ाहिर स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है, ये बाद में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कीबोर्ड है, जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, और इसी के ज़रिए आप सारी की सारी इनपुट अपने कंप्यूटर को देते हैं। आप सारी की सारी राइटिंग जो है कंप्यूटर के ऊपर वो इसी कीबोर्ड के ज़रिए करते हैं। और ये आपका प्रिंटर है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। अब ये आउटपुट और इनपुट पूरी डिटेल में मैंने आपको बताने। आउटपुट डिवाइस मतलब आपको ये आपका रिजल्ट दे रहा था, प्रिंटर आपको छाप के देता है आपके पेपर वगैरह पे। ये स्पीकर हैं, ये आपको ऑडियो की शक्ल में आउटपुट देते हैं, आपको आवाज़ ये सुनाते हैं स्पीकर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका यूपीएस पड़ा हुआ है। यूपीएस अगर बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो जाए, लाइट चली जाए, तो यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कई बार पेपर्स में आया है, यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जनाब आपको इसी के ज़रिए आप कंप्यूटर को कंटिन्यूस वे में रन कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो जाता है। नेक्स्ट एक एक करके इनकी डिटेल देख लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास कीबोर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। और ये जो आपका कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है। आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या फ़र्क है। भाई इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को हिदायत देते हैं, यानी आप कंप्यूटर को कुछ देते हो। जब आप कंप्यूटर को आप कुछ देते हो तो वो इनपुट है, और जब कंप्यूटर अपने डिवाइसेस की मदद से जवाबी तौर पर आपको कुछ रिजल्ट दे तो वो आउटपुट है। सिंपल, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें आप इस कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर में कुछ लिखते हो तो ये कीबोर्ड आपका इनपुट है, क्योंकि इसकी मदद से आप कंप्यूटर के ऊपर लिख रहे हो। और कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन है उसके ऊपर जो नंबर जब आपको नज़र आएंगे तो ये जो कंप्यूटर का मॉनिटर जो मैंने ऊपर आपको बताया, जो टीवी किसी स्क्रीन वाला था, ये आपको आउटपुट दे रहा है, आपको दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी हिदायत दी हैं इस कीबोर्ड के ज़रिए, कुछ डाटा दिया है और आप पेज इंसर्ट करते हो प्रिंटर के अंदर, और प्रिंटर आपको उस पेज के ऊपर वो चीज़ छाप कर देता है ना पेज की शक्ल में, तो वो आपकी आउटपुट कहलाती है। सिंपल बात, इनपुट एंड आउटपुट कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इनपुट वो हिदायत या वो चीज़ें हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर पुट करते हो, वो इनपुट है, और कंप्यूटर जो आपको काम करके देता है जवाबी तौर पर, वो आपका आउटपुट है। तो बेसिकली ये आपका कीबोर्ड क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, और ये हेल्प करता है कि आप डाटा को एंटर कर सके कंप्यूटर के अंदर। सिंपल, ठीक है।
डाटा क्या है, कोई भी चीज़ डाटा होती है, वो रॉ फैक्ट्स, चाहे आपके वो डिजिट्स की शक्ल में हो, चाहे आप कोई तस्वीरें डालें, वो सारा का सारा डाटा एंड इन्फॉर्मेशन वो सारी नीचे डिटेल में अभी आएगा। अब इसके हम ज़रा पार्ट्स को देख लेते हैं भाई, ये कीबोर्ड के अंदर कीज़ कौन कौन से। देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपके पास देखो, ये एक दाएं तरफ एक ब्लॉक है, यहाँ पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। न्यूमेरिक पैड क्यों कहा जाता है? इसके ऊपर सारे के सारे नंबर्स हैं, सिंपल, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। और यहाँ पर ये देखो, ये दाएं तरफ का एरो बना हुआ है, बाएं तरफ का एरो, ऊपर नीचे के एरोज बने हुए हैं, तो ये डायरेक्शनल कीज़ हैं। ये आपके पेजेस को, फर्ज करें आपका पेज है ना, पेज, उसको दाएं तरफ करना हो तो राइट एरो आप प्रेस करते हो, बाएं तरफ करना हो तो लेफ्ट एरो, ऊपर करना हो तो अप एरो, नीचे करना हो तो डाउन एरो। तो ये डायरेक्शनल एरोज हैं जो डायरेक्शन सेट करती हैं आपके पेज वगैरह की, ठीक है। यहाँ पर ये आपका स्पेस बार है, यानी फ़र्ज़ करें आपने एक वर्ड लिखा है, यहाँ पर फ़र्ज़ करो आपने वर्ड ए लिखा, तो जब आप चाहते हो कि अगला वर्ड आप बी इसके साथ ना लिखो बल्कि थोड़ा सा दूर लिखो यहाँ पे, तो ये जो दरमियान में स्पेस आपकी आई है ना, इसी स्पेस बार को प्रेस करते हो तो ही ये स्पेस आपके पास जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक एंटर बटन होता है, एंटर बटन दबाते ही न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर दोबारा से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये ऊपर जो नंबर्स हैं इनको नंबरिंग कीज़ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, नंबरिंग कीज़। ये वाली भी आपके नंबरिंग कीज़ ही हैं, और पूरे पैड को आप न्यूमेरिक पैड कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो F वाली सारी की सारी कीज़ हैं, F1 F2 F3 F4 F5, बाद में हम इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। जैसे जो F1 है वो आपके पास हेल्प के लिए होता है, F1 आपके पास किस चीज़ के लिए होता है, हेल्प के लिए। और F5 आपके पास हमेशा क्या करता है, रिफ़्रेश करता है आपके कंप्यूटर को और आपकी सारी चीज़ों को। F5 फॉर रिफ़्रेश एंड F1 फॉर हेल्प। तो इस तरीके से ये आपको बाद में मैं ये भी बता दूंगा। बहरहाल ये F वाली जितनी भी कीज़ हैं ये फंक्शन कीज़ कहलवाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा कीज़ पड़ी होती हैं, इन्हें स्पेशल कीज़ कहा जाता है। ओके हो गया जी। और यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे से ये 1A एंड ये आपका नंबर लॉक को शो करता है, कैप्स लॉक को शो करता है, यानी यहाँ पर ये देखें, ये कैप्स लॉक का बटन होता है। कैप्स लॉक का मतलब, इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि आपके पास अगर अल्फ़ाबेट्स इस तरीके से आ रहे हैं, A B C D, यानी छोटे लिख कर आ रहे हैं, और आप इनको कैपिटल करना चाहते हैं, A B C, इस तरीके से अगर आप इनको कैपिटल करना चाहते हैं तो आप ये वाला बटन प्रेस करते हो, कैप्स लॉक वाला, आपके नंबर्स कैपिटल हो जाते हैं। और फिर ये जो कैप्स लॉक वाली ये लाइट है ना, ये ऑन हो जाती है। तो इस लाइट के ऑन होने से आपको ये पता चल रहा होता है कि जी आपका इस वक्त कैप्स लॉक ऑन है, यानी आप कैपिटल नंबर्स में लिख रहे हैं, सिंपल। तो ये आपका कीबोर्ड था। कीबोर्ड का आपको आइडिया हो गया होगा, ये तो पता चल गया कि इनपुट डिवाइस है, रट्टा लगा लीजिए, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स में, ये आपका कंप्यूटर माउस है। इसको माउस इसीलिए कहा जाता है कि ये चूहे की तरह नज़र आता है। और माउस की जो इन्वेंशन है वो किस ईयर में हुई थी, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। और इसको किसने ईजाद किया था, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। माउस का इन्वेंटर कौन है और किस ईयर में ईजाद हो, ये पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्कशन फोरम पर ज़रूर बताएंगे। ओके जी। अब यहाँ पर देखें, अगर इस माउस की हम बात करें तो चूहे की तरह नज़र आने वाला कंप्यूटर माउस इज़ अ हैंड हेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, और ये हैंड हेल्ड का मतलब है आप इसे हाथ से यूज़ करते हो। कंट्रोल द कर्सर इन अ GUI। अच्छा, GUI क्या है? GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एंड कैन मूव एंड सिलेक्ट टेक्स्ट आइकॉन्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पर कोई भी फ़र्ज़ करें एक फ़ाइल पड़ी हुई है, आप इसको मूव करके यहाँ लेकर जाना चाहते हो, इधर लाना चाहते हो, कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को मूव करोगे तो आप इसी माउस के ज़रिए करोगे। यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर जो साइड है इसको आप लेफ़्ट क्लिक कहते हो, राइट साइड पर क्लिक करोगे तो राइट साइड के लिए राइट क्लिक बना हुआ है। और ये आपकी स्क्रॉल व्हील है, ये गोली सी होती है, इसको जब आप घुमाते हो तो इसके ज़रिए आपका, इसको अगर आप नीचे घुमाओगे तो पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल करेगा, ऊपर घुमाओगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या होता है ये भी डिटेल आगे आ जाएगी। तो ये आपको पता चल गया जी माउस के मुतालिक कि माउस क्या है। ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, और इसका क्या काम है, बेसिकली ये कंट्रोल करता है आपके कर्सर को। कर्सर क्या है? कर्सर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते तो वहाँ पर एक एरो सा बन के आ रहा होता है, छोटा सा एरो, इस तरीके से छोटा सा एक एरो बना हुआ होता है उसके ऊपर। तो उस एरो को जो कंट्रोल करता है ना, इस एरो को, ये जो एरो आपका बन के आ रहा होता है, इसी को कर्सर कहते हैं। और इस कर्सर को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करने के लिए क्या यूज़ होता है आपका, ये माउस यूज़ हो रहा होता है। समझ गए इस बात को?
और ये स्क्रॉलिंग का भी सारा काम इसी से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास CPU है। CPU की अगर बात करें तो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड इनसाइड CPU। आप कंप्यूटर को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, जितना भी इनपुट देते हो, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग इसी के अंदर होती है। जिस तरह आपका दिमाग सारी की सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग इसी CPU के अंदर होती है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। समझ गए जी। अब यहाँ पर देखें कंप्यूटर इस CPU के अंदर यहाँ पर ये DVD राइटर होता है। यहाँ आप कोई DVD इंसर्ट कर सकते हैं। DVD यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो ये उसकी हिदायत को पढ़कर आपके लिए आउटपुट देगा। यहाँ पर ये पावर बटन है, इसके ज़रिए आप इसको ऑन या ऑफ़ करते हैं। यहाँ पर रीसेट बटन है रीसेट करने के लिए, और ये ऑडियो पोर्ट है, यहाँ से आपको साउंड वगैरह, और यहाँ पर ये USB पोर्ट है। USB भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। USB की डिटेल भी आगे आ जाएगी। ओके जी। USB आपको वैसे आजकल हर किसी को पता है कि यार USB क्या है। USB आपको पता है कि डाटा को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, अपनी जेब में रख के ले जाओ, तो USB को भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बहुत बार आपसे ये पूछा जाएगा CPU स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर का दिमाग क्या है जी। CPU है, और कंप्यूटर की तमाम हिदायत कहाँ पर प्रोसेस होती हैं, CPU के अंदर प्रोसेस होती हैं। तो अच्छी तरह इसको दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट आपके पास UPS है। UPS आपको पता है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, और इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर सिस्टम टू रन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी और पावर सोर्स इज़ लॉस्ट। आपकी लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, और आप चाहते हो आपका काम चलता रहे, तो आप UPS के ज़रिए उस काम को चला सकते हैं। UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ज़्यादातर यही पेपर्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास प्रिंटर है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जो आपको जाहिर सी बात है आपकी हार्ड फॉर्म में आपको प्रिंट करके डाटा देता है। आप यहाँ से पेज इंसर्ट करते हो और यहाँ से प्रिंट निकल के बाहर आ जाता है। और जाहिर है जब कंप्यूटर आपको प्रिंट दे रहा है तो ये आपका कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये आपको हार्ड फॉर्म में डेटा देता है। ये बात जहन में रखिएगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो डाटा आपको नज़र आता है उसे आप कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या कहते हैं उसे? आप सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो प्रिंटर से आपका निकल के आता है उसे आप हार्ड कॉपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिंपली आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, और जो प्रिंटर से निकल के आया वो क्या कहलाएगा? आपका हार्ड कॉपी कहलाएगा। प्रिंटर भी हो गया। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर के स्पीकर्स हैं। कंप्यूटर के स्पीकर्स भी आपके आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और ये आउटपुट डिवाइसेस क्यों कहलाते हैं? तो बेटा आउटपुट डिवाइसेस इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि आपको ये साउंड की शक्ल में आउटपुट देते हैं। यहाँ से आपको आवाज़ आती है, जनरेट करते हैं आवाज़ को। तो ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? तो यार ये देखो बड़ा सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कोई मतलब इतनी मुश्किल बात नहीं है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे होते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, वो सारे के सारे हार्डवेयर ही हैं, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका एयरफोन है, और यहाँ पर जनाब ये आपके स्पीकर्स हैं, ये CPU है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, माउस है, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इनका ताल्लुक मशीनरी से। ये सारी की सारी मशीनरी है आपके कंप्यूटर की। और सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ करते हो, जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, वो सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। जैसे ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओपेरा मिनी आपका है, मोज़िला है, क्रोम है, गूगल है, वर्ड है, ये सारे के सारे आपके क्या कहलवाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर ये समझ लें कंप्यूटर के अंदर मौजूद हिदायत हैं। इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपका कंप्यूटर काम करता है। जैसे आजकल वो कहते हैं ना जी फलां का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो बेटा जी आप ये देख लें कि आपका जो सर है ना, आपका जो सर है पूरा का पूरा, जैसे ये CPU है कंप्यूटर का, आपका इसी तरीके से सर है, या आपका जो है दिमाग है। लेकिन ये बाहर की बॉडी है, ये हार्डवेयर है। दिमाग के अंदर जो सारा काम होता है वो किसके ज़रिए होता है? सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। जैसे इंसान के दिमाग के अंदर उसका सॉफ्टवेयर काम करता है ना, इसी तरह कंप्यूटर का जो CPU है, उसका दिमाग है, वो CPU उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए काम करता है, ठीक है। और ये सारे सॉफ्टवेयर्स आगे इनकी बेसिकली टाइप्स हैं काफ़ी सारी। तो सॉफ्टवेयर क्या हैं? ये इंस्ट्रक्शंस है। इसका ताल्लुक मशीनरी से नहीं है, इसे आप छू नहीं सकते। ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, इंटेंजिबल है ये। और ये क्या है? हार्डवेयर आपका टेंजिबल है, आप इसे छू सकते हैं। चलते हैं जी आगे।
आगे आपके पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स मैं आपको अब पढ़ा देता हूँ, चूँकि हमारे पास सॉफ्टवेयर का तस्करा आ गया। सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जिनके जरिए कंप्यूटर काम करता है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल ना करो तो वो जस्ट एक मशीनरी है, डब्बा है, पड़ा हुआ है, मॉनिटर कीबोर्ड किसी काम के नहीं है अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो। अब सॉफ्टवेयर की भी मज़ीद यहाँ पर कुछ अक़साम हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की अगर हम अक़साम को बेटा डिवाइड करें तो सॉफ्टवेयर की अगर बेसिकली हम अक़साम को देखेंगे तो पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की मज़ीद 3 अक़साम हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी फिर मज़ीद 2 अक़साम हैं: कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलें जी, सबसे पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखना है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देख लेते हैं जी इसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यार सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है ना, वो डिपेंड इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहा होता है, क्योंकि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ये हिदायत हैं, प्रोग्राम्स है कंप्यूटर के, जिनके वजह से आपका कंप्यूटर के पूरे ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं करेगा। और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जितने भी रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर के साथ लगे हुए हैं, चाहे आपका प्रिंटर है, चाहे आपका मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, वो काम ही किसकी वजह से करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। यानी ये सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर होता है। ओके जी। हेल्प्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। इवन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से जो दूसरे हमने टाइप पढ़नी है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर बेकार है। अगर आप सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेकार है। ये आप ऐसे समझ लें जैसे आपका जो दिमाग है ना, आपकी जो अपनी सोच है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आप ये चाहते हैं जी, आप लकड़ी काटते हैं तो आप फिर एक हार्डवेयर लेके आते हैं कुल्हाड़ा, तो आपका हाथ जो है ना उसी वक्त काम करेगा उस कुल्हाड़े के ऊपर, अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी आपका दिमाग का सॉफ्टवेयर ठीक काम करे। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद आप कोई गेम खेलना चाहते हैं, गेम का कोई सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, MS वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेल की फाइल वहाँ देखना चाहते हैं, तो वो उसी वक्त कंप्यूटर में काम करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, सेविंग डेटा ऑन डिस्क। ज़ाहिर है डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेक्स कंप्यूटर यूजेबल, कंप्यूटर इसके बगैर यूज़ ही नहीं हो सकता। प्रिंट भी निकाल के देता है ये आपको डॉक्यूमेंट्स का। तो ये इसके कुछ यूजेस भी हैं। बेसिकली आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बस सिंपल सी बातें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मज़ीद जो हमने टाइप्स देखी हैं, उसके अंदर अगर हम पहली टाइप को देखें तो वो है जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहली टाइप है वो कौन सा है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये देखो, ये दरमियान में जैसे वार्डन पड़ा हुआ है ना, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये देखो, software that controls the operation of a computer and directs the processing of program by assigning storage space in memory and controlling input and output functions। यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये डायरेक्शन देता है कि भाई तूने इस तरफ जाना है, तूने इस तरफ जाना है और तूने इस तरफ जाना है, ठीक है। तो इसका बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? डायरेक्शंस देना और कंट्रोल करना सारे के सारे सिस्टम को। तो ये आपका यहाँ ये आप ये देख सकते हैं, सिंपली आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। और यहाँ पर अगर आपने मेमोरी स्टोरेज को, डिवाइस को यानी हार्ड डिस्क को कंट्रोल करना है तो उसको भी यही कंट्रोल करेगा। प्रिंटर को कंट्रोल करना है, इसी के ज़रिए कंट्रोल होगा। आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, प्रोसेसर की मैनेजिंग होगी आपकी। और उसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर की सारी CPU की सारी कंट्रोलिंग मुकम्मल तौर पर इसी के ज़रिए हो रही होती है। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका मेजर सिस्टम है, सेंट्रल पार्ट आप समझ सकते हैं। ये सारा का सारे कामों को ऑपरेट कर रहा होता है एक एग्जैक्ट डायरेक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालें हम देख लेते हैं जी। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हर कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट है और अदर सॉफ्टवेयर्स भी इसी के ज़रिए चलते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंदर है। जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, उसके हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका हिस्सा है।
ठीक है। इसकी टोटल 3 टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कंप्यूटर के विंडोज़ हैं। अगर आपके कंप्यूटर की विंडो ही ना हो, जैसे आप विंडो 7 पढ़ते थे, विंडो 8 है, 9 है, 10, 11, 12 तक अब पहुंच गए हैं आप लोग, तो ये विंडोज़ के बगैर आपका कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो बेसिकली ये जो आपकी विंडोज़ है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेट करता है, आपका कंप्यूटर ऑपरेट ही इसकी वजह से करता है। उसके बाद मैक आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल वालों का, लिनक्स है, यूनिक्स है, यूबेंटू है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये, ठीक है जी। तो उसके बाद ये फिर आगे मल्टी प्रोसेसिंग और वो डुअल प्रोसेसिंग, वो फिर मज़ीद आगे डिटेल है, उसकी तरफ हम फ़िलहाल नहीं जाते। फ़िलहाल अब बस आप इतना ही याद कर लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ये पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उनके ऑपरेशंस को डायरेक्शन देता है, और इसी के ज़रिए आप किसी भी जो डाटा आप कंप्यूटर को देते हो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर कंप्यूटर आपका काम करता है। इसकी एग्जाम्पल्स आपके विंडोज़ हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे के सारे। नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इसकी दूसरी किस्म है। आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं जी, यूटिलिटी प्रोग्राम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस, रिसोर्सेज और फाइल्स। यानी जो यूटिलिटी प्रोग्राम है ना, ये ओवरऑल कंप्यूटर का नहीं है हिस्सा, बल्कि ये एक ख़ास टास्क के लिए आप यूज़ करते हो, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम को, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ये ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। हाँ, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, आपके कंप्यूटर को महफूज बनाता है और आपके रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यानी कंप्यूटर को फास्ट करता है ये। जैसे फ़र्ज़ करें डिस्क टूल्स हैं आपके, जो डिस्क को सारे के सारे हार्ड डिस्क को एंड अदर डिस्क की सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, क्योंकि एंटीवायरस के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर को वायरस से महफूज करते हैं। ओके जी। इसी तरीके से आपके कंप्रेशन टूल्स हैं, जैसे आपका जिप कंप्रेशन टूल है, जिप के बारे में आपने पढ़ा होगा। और ये जिप का क्या काम है, आपकी बड़ी फाइल है, फ़र्ज़ करें आपके पास 200 MB की फ़ाइल है, ओके जी। अब आप चाहते हैं कि ये 3 MB की हो जाए, तो ये उसको जिप फाइल जो है, जिप क्या कर देगी, उसको कंप्रेस करके 200 MB से 3 MB की कर देगी। तो ये जो कंप्रेशन वाले टूल्स होते हैं जितने भी, ये भी सारे आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। तो सिंपल यार, यूटिलिटी प्रोग्राम वो है जो आपकी मदद करते हैं और जो आप एक्स्ट्रा जो है कंप्यूटर के अंदर डालते हो। कंप्यूटर इनके बगैर भी काम कर सकता है, ये जहन में रखिएगा। ये एक एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं कंप्यूटर के। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कोई कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर इनके बगैर चल ही नहीं सकता, ये आप अपनी मदद के लिए एक्स्ट्रा उसके अंदर डालते हो। यानी एंटीवायरस आपने डाल दिया, ज़ाहिर है एंटीवायरस अगर नहीं डालेंगे तो कंप्यूटर हैंग हो सकता है, थोड़ा सा उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, वायरस उसको करप्ट कर सकता है आपकी फाइल्स को। कंप्रेशन टूल से आप फाइलों को थोड़ा सा कम साइज़ का करते हो ताकि स्पेस आपकी बची रहेगी। कंप्यूटर के अंदर कई खास स्पेस होती है ना। उसके बाद बैकअप सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि बैकअप सॉफ्टवेयर का ये काम है कि जो आपने डाटा अपने पास रखा हुआ है वो उसकी बैकअप बना देता है, आपका डाटा कभी ज़ाय नहीं होता। कभी फ़र्ज़ करें आपका कंप्यूटर किसी तरह कोई गड़बड़ हो गई, सॉफ्टवेयर किसी तरीके से करप्ट हो गए, तो बैकअप सॉफ्टवेयर आपको फिर दोबारा से वो डाटा रिकवर करने में मदद देता है, जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी तस्वीरें वगैरह रिकवर कर लेते हैं। ओके जी, यूटिलिटी प्रोग्राम आपको समझ आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है, सिंपल सी बात है। डिवाइस ड्राइवर, जैसे आप एक कार लेते हो तो आप उसको ड्राइवर रखते हैं उसको चलाने के लिए। तो डिवाइस ड्राइवर का काम यह है कि आप कंप्यूटर के साथ जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस लगाएंगे, कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, तो कंप्यूटर उसको उस वक्त तक नहीं पहचानेगा जब तक उसके रेलेवेंट ड्राइवर उसके अंदर मौजूद ना हो। यानी फ़र्ज़ करें आप कंप्यूटर के अंदर एक USB लगाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर कोई कार्ड लगाना चाहते हो, तो कंप्यूटर उस कार्ड को उस वक्त तक रीड नहीं करेगा जब तक कंप्यूटर के अंदर उसका रेलेवेंट ड्राइवर मौजूद ना हो। तो ये देखिए, अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। देखिए, प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अगर आपने लगाना है तो उसके ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वरना ये आपका प्रिंटर काम नहीं करेगा। इसी तरीके से माउस को भी ये उसी वक्त डिटेक्ट करता है जब उसका ड्राइवर मौजूद हो। कीबोर्ड आपने इसके साथ अटैच किया है कंप्यूटर के साथ, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उसी वक्त डिटेक्ट करेगा जब आप उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करोगे। सिंपल।
तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और देखें ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि जनाब जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें अपने काम के लिए यूज़ करते हो, एप्लीकेशन की तरह की चीज़ें जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाते हैं, जैसे वर्ड है आपका, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स ऑन कंप्यूटर। इसके ज़रिए आप बहुत सारे अपने कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं, सरंजाम दे सकते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब ये है कि इसकी मज़ीद टाइप्स भी हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो यार ये देखो, सो मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, बहुत सारे आजकल आ गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज अकॉर्डिंग टू नीड। आप अपनी ज़रूरत के तहत इनको यूज़ करते हैं। आल्सो नॉन एज एप्लीकेशन पैकेज भी आप इनको कह देते हैं, इनका दूसरा नाम। टाइप्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मजीद दो टाइप्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं और पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। ये दो मजीद इनकी टाइप्स हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। तो भाई जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ये एक खास पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इसको बनाया जाता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को। अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। किसी खास ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास पर्पज़ के लिए इसको बनाया जाता है। देखें जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपके पास ये स्कूल है। अब स्कूल मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे होते हैं। कोई स्कूल डायरेक्ट फ़ीस लेता है, कोई स्कूल वाउचर की शक्ल में फ़ी चार्ज कर रहा होता है। तो ज़ाहिर है जो वाउचर की शक्ल में फ़ीस चार्ज करता है तो उसे किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही वो वाउचर जनरेट करना है ना। तो वो वाउचर जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जनरेट किया जाएगा वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करते हैं। काफ़ी ज़ाहिर है महंगे भी होते हैं, ज़ाहिर है आप एक ख़ास किस्म के मकसद के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कहलाते हैं आपके कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। और पैकेज सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है ये, ज़ाहिर है दैट इज़ डेवलप्ड फॉर द सेल टू द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक को सेल किए जाते हैं। आजकल वैसे इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये डाउनलोड हो जाते हैं, पर पुराने ज़माने में सेल ही किए जाते थे। जैसे आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है। तो ये पैकेज सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। ओके जी। और देखें MS वर्ड, एक्सेल और एडोब फोटोशॉप, इनके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये MS ऑफिस का हिस्सा है और ये ज़ाहिर है इनको एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स बनाते हैं और इनके फीचर्स भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं और एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स ही इनको डेवलप कर सकते हैं। कोई आम बंदा MS वर्ड की एप्लीकेशन ज़ाहिर है नहीं बना सकता। नेक्स्ट हमारे पास फर्मवेयर भी एक टाइप है। फर्मवेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ माइक्रो कोड ऑफ प्रोग्राम एम्बेडेड इनटू हार्डवेयर डिवाइस टू हेल्प देम ऑपरेट इफेक्टिवली। यार जो फर्मवेयर है ना वो भी बेसिकली आपके हार्डवेयर की ही हेल्प करता है। अगर फर्मवेयर ठीक से काम ना करो तो हार्डवेयर भी ठीक से काम नहीं करता। और फर्मवेयर को फर्मवेयर क्यों कहते हैं, ये पेपर्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये इट एग्जिस्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर यहाँ पर आपका हार्डवेयर है और यहाँ पर फ़र्ज़ करें सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो दरमियान में आपका फर्मवेयर होगा। चूँकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में काम करता है इसलिए इसको फर्मवेयर भी कहा जाता है। तो ये आपके हार्डवेयर एंड फर्मवेयर की डिफरेंट टाइप्स भी आपको पढ़ा दी गई हैं। और फर्मवेयर क्या है? इन PC, अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, बेसिक जो आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम है जिसे आप बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर। ये आपके फर्मवेयर की ही एक एग्जांपल है। जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जिसकी वजह से कंप्यूटर काम कर रहा होता है वो आपके फर्मवेयर की ही क्या है? एग्जांपल है। अगर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो ही ना आप इनपुट दे सकोगे ना आप आउटपुट ले सकोगे। तो इसका मतलब ये है कि इनपुट देने के लिए और उससे आउटपुट लेने के लिए आपका बायोस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप फर्मवेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ मैलवेयर। जाहिर है आपके पास कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे आपके फ़ायदे के नहीं होते। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान देते हैं। मेल का जो वर्ड है वो वैसे ही नेगेटिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना मेल न्यूट्रिशन, हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? वो खुराक जो आपके बच्चों को नुकसान देती है उसे मेल न्यूट्रिशन आप कह देते हैं। और आप फ़र्ज़ करें कह देते हैं जनाब मेल माइंडेड। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक एम ही कह दूँ आपसे तो मेल माइंडेड का मतलब होगा नेगेटिव माइंडेड। तो यार ये जो टाइप्स ऑफ मेलवेयर है ना, मेलवेयर आपके नेगेटिव किस्म के सॉफ्टवेयर थे जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला आपका एडवेयर है। इसके अंदर अनवांटेड और मेलिशियस एडवर्टाइजिंग इंस्टॉल्ड ऑन एन एंड पॉइंट। तो यार एडवेयर बेसिकली क्या है? आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो अचानक से आपके सामने कुछ
एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अनवांटेड एंड मेलिशियस का मतलब है कि वो आपके कंप्यूटर को डैमेज भी कर सकते हैं समटाइम, अगर आप उन एडवर्टाइजमेंट्स को क्लिक कर देते हो किसी तरीके से। एडवेयर बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स की शक्ल में आने वाला वायरस टाइप एक चीज़ है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट आपके पास है जनाब वायरस। वायरस का आपको पता ही है कि ये इन्फेक्ट कर देता है आपके कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम्स को, आपके कंप्यूटर की फाइल्स को ये करप्ट कर सकता है। तो ये वायरस के लिए फिर आप एंटीवायरस टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे एंटीवायरस टूल्स आजकल आ चुके हैं। तो वायरस भी आपके कंप्यूटर को नुकसान देता है। वॉर्म्स की अगर बात करें तो वॉर्म्स ये वायरस की कोई किस्म नहीं है, ये मेलवेयर के एक टाइप है। वॉर्म्स डुप्लीकेट्स इटसेल्फ इन अदर डिवाइसेस और सिस्टम्स एंड डू नॉट नीड ह्यूमन इंटरेक्शन टू स्प्रेड। तो यार ये जो वायरसेस होते हैं ना, जो वायरस, इसको इंसान कंट्रोल करके इसको फैलाता है, लेकिन ये जो वॉर्म है ना, इसका बेसिक वायरस से जो डिफरेंस है वो ये है कि ये वॉर्म अपने आप को खुद ब खुद डुप्लीकेट अपना तैयार कर लेता है। अपने आप अपना डुप्लीकेट ये खुद ब खुद तैयार कर लेता है, किसी इंसान की इसको इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर ये अपने आप ही अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता रहता है। सिंपल, ठीक है जी। तो ये वॉर्म्स भी आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद ट्रोजन की अगर बात करें, ये टॉर्जन समटाइम ये लिखा होता है, तो ये भी एक वायरस की तरह ही काम करता है। लेकिन जब वायरस आपके कंप्यूटर पे आता है तो आपका कंप्यूटर आपको अलार्म कर देता है कि जी ख़तरा है, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो। बट ये टॉर्जन या ट्रोजन जो है ये एक ऐसा ख़तरा है आपके कंप्यूटर के लिए कि बिल्कुल आपको लेजिटिमेट प्रोग्राम लगता है, बट इनफैक्ट ये भी ख़तरनाक होता है आपके कंप्यूटर के लिए। यानी ये है कि जब ये आपके कंप्यूटर पे काम करेगा ना ट्रोजन, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ये इन एक्चुअल आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो आपके पास पेपर्स में अक्सर आता है कि जी जो आपको लेजिटिमेट प्रोग्राम की तरह नज़र आ रहा होता है बट इनफैक्ट वो ख़तरनाक होता है। वो कौन सा है आपके पास मेलवेयर? वो ट्रोजन है आपके पास। उसके बाद बॉट्स की अगर बात करें, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स एन ऑटोमेटिक टास्क विदाउट रिक्वायरिंग एनी इंटरेक्शन, यानी कि ये ऑटोमेटिकली एम ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यानी आप फ़र्ज़ करें आपके कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो अपने आप ऐड सब्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये भी ख़तरनाक किस्म का मेलवेयर है। उसके बाद रैनसमवेयर की अगर बात करें तो अटैक्स दैट एनक्रिप्ट अ डिवाइस डाटा एंड होल्ड इट फॉर रैनसम, यानी जो रैनसमवेयर है ना, यहाँ पर हैकर्स बड़ा ख़तरनाक काम करते हैं। ये आपके कंप्यूटर की, आपके सिस्टम की फाइल्स को क्या कर लेते हैं जी, एनक्रिप्ट कर देते हैं। यानी उस तरह की उसके ऊपर कोई कोडिंग चढ़ा देते हैं कि आप उस कंप्यूटर की अपनी ही फाइल को आप ओपन नहीं कर पाते, या वहाँ पर कोई इस तरह की वो लैंग्वेज सेट कर देते हैं कि आप उसको समझ नहीं पाते, और फिर आपको हिदायत आ रही होती है उनकी तरफ से कि जी हमें इतने पैसे दो तो ही आप अपनी इन फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, और सम टाइम आप पेमेंट कर देते हैं तब भी आपकी फाइल्स आपको रिकवर नहीं हो रही होती। रैनसम कहते हैं ना, जैसे जब कोई इंसान किसी को अगवा करके पैसे मांगता है तो वो रैनसम कहलाता है। सो इसी तरह ये जो रैनसमवेयर है ये बेसिकली आपके मेलवेयर की एक टाइप है। हम मेलवेयर की टाइप्स पढ़ रहे हैं। मेलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन नुकसानदेह होता है आपके कंप्यूटर के लिए। ओके जी, तो रैनसमवेयर समझ आ गया। आपके कंप्यूटर के सारे जो फाइल्स हैं आपके डिफरेंट, चाहे आपका वो व्हाट्सएप है या फेसबुक अकाउंट है या कोई भी है इस तरह का अकाउंट है आपका, या आपके कंप्यूटर में फाइल्स हैं, उनको हैक करके उनको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। एक स्पेशल किस्म के पासवर्ड से उनको हैक कर लेते हैं। वो जब तक आप उनको पैसे नहीं देते वो वापस फिर नहीं मिलती चीज़ें आपको। उसके बाद जनाब रूट किट है। रूट किट अलाउज अ यूज़र टू मेंटेन प्रिविलेज्ड एक्सेस विद इन अ सिस्टम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। तो ये भी रैनसमवेयर की ही एक किस्म है रूट किट बेसिकली। और यहाँ पर भी कोई भी एक थर्ड पर्सन जिसका आपके कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपने बेशक अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा रखा होता है, बट वो हैक करके आपके कंप्यूटर को एक किस्म का अपने कब्जे में कर लेता है, आपके पूरे सिस्टम को। तो रूट किट भी एक बुरा किस्म का ही मेलवेयर है आपके पास। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कंप्यूटर्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। कंप्यूटर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे साइंस। आपको पता है एवरीडे साइंस कह रहा हूँ, सॉरी, एवरीडे एग्जिस्टेंस। और कंप्यूटर जो है ज़ाहिर है वो कैलकुलेशन के लिए आपके काम आते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स को बात करें तो कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। कंप्यूटर आपके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट सारे का सारे सिस्टम के ज़रिए काम कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास इनपुट और आउटपुट प्रोसेस, जो हम बार बार इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से फ़र्ज़ करें आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, दरमियान में आपका पूरा प्रोसेसिंग का काम होता है, फिर आपको एंड में आउटपुट मिलता है। सिंपल आपका वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं, वो चीज़ों को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट मिल जाती है। तो चीज़ों को इनको समझते जाएँ, फिर MCQs आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर इनपुट इज़ कॉल्ड डाटा। जो आप कंप्यूटर को देते हो वो आपका डाटा है, सिंपल।
नेक्स्ट अगर हम देखें, आउटपुट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा बेस्ड ऑन यूजर्स इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। आप जिस तरीके की भी इन्फॉर्मेशन देंगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। फ़र्ज़ करें आपके पास डाटा पड़ा हुआ है जी 2 और 3 पड़ा हुआ है, आपके पास डेटा, आपके पास 2 और 3 ये डाटा पड़ा हुआ है। अगर आप उसको एडिशन की बात करेंगे तो वो आपको 5 देगा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो आपको जवाब आउटपुट में 6 देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाई टू डाटा आर 2 टाइप्स। 2 किस्म के प्रोसेस आप अप्लाई करते हो अपने डाटा के ऊपर, या तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं या आप लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपकी यही जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। और लॉजिक ऑपरेशंस में आपके आते हैं वो लेस देन, ग्रेटर देन, जैसे आप कहते हो ना कि ए इज़ लेस देन बी, या जनाब 2 इज़ लेस देन 3, 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इस तरीके से जो लेस देन या ग्रेटर देन ये वाले जो सिंबल्स आप यूज़ करते हो तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस को जाहिर करते हैं। और जो प्लस माइनस होते हैं वो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है। कंप्यूटर ये दोनों काम कर लेता है, अरिथमेटिक काम भी कंप्यूटर कर लेता है जमा तफरीक वाला, और लॉजिकल वाला काम भी कंप्यूटर कर लेता है, यानी मैथ के दोनों काम कंप्यूटर आपका कर लेता है। तो ये दोबारा से आपकी ये डायग्राम आ गई है बेसिकली कि आप जब इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, और दरमियान में प्रोसेसिंग इस सारे सिस्टम के जरिए होती है। कंट्रोल यूनिट है आपका, मेमोरी यूनिट है। कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट के बेसिकली ऊपर आपके पास अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये सारे के सारे पार्ट्स मिलकर आपकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करते हैं। ओके जी, यानी आपका जो कंप्यूटर के अंदर सारा काम जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं सब के ज़रिए होता है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अगर ये सारे के सारे दरमियान में ना पड़े हों तो प्रोसेसिंग होगी ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट। मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है, जो आपको कंप्यूटर देता है वो आउटपुट है। कंट्रोल यूनिट को थोड़ा सा देख लो। कंट्रोल यूनिट, ऑल डिवाइसेस आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट। तो भाई कंट्रोल यूनिट ही है जो आपके सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैं आपको बता चुका हूं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सारी की सारी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन, आपके ग्रेटर देन, लेस देन के कैलकुलेशंस इसी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के जरिए हो रही होती हैं। मेमोरी की अगर बात करें तो यार मेमोरी के बगैर आपका कंप्यूटर बेकार है। मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है, जैसे रैम रोम है। और सेकेंडरी मेमोरी, जब आप कंप्यूटर को एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लगाते हैं, कंप्यूटर के अंदर आप यूएसबी लगा दें, आप डीवीडी लगा दें, सीडी लगा दें, तो वो आपके कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी बन जाती है। इनकी डिटेल्स भी आगे आएंगी। अब हमने देख लेते हैं थोड़ा सा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जनरेशंस आपके जो कंप्यूटर की हैं। तो देखो यार, सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहली कंप्यूटर्स की जनरेशन थी ना, उसमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, कमरों से भी बड़े बड़े, बसों से बड़े बड़े, और उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए जाते थे। क्या इस्तेमाल होते थे पहली जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स की आई है वो थोड़े छोटे हो गए, थोड़े से मज़ीद बेहतर हो गए, इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। चौथे के अंदर आपके पास VLSI, आपके पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे आप LC पढ़ रहे होते हैं, वो आपके पास आ गया। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रहा है। मज़ीद इनकी थोड़ी सी नीचे डिटेल देख लेते हैं एक एक करके, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए बेटा, फर्स्ट जनरेशन अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो जो इनका दौर है वो 1945 टू 1956 तक रहा है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो दौर है, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो 1945 से 46 तक इनका टाइम चला है जी। और वैक्यूम ट्यूब्स इनके अंदर यूज़, बस इतना भी याद कर लो ना कि वैक्यूम ट्यूब्स थे, तो यही काफ़ी है आपके लिए। वैक्यूम ट्यूब्स, ये सामने आपको शक्ल में नज़र आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे और एक्सपेंसिव होते थे। ज़ाहिर है उस टाइम पे कंप्यूटर बनाना इतना इजी नहीं था, बहुत बड़े और एक्सपेंसिव होते थे। और ये मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। मशीन लैंग्वेज क्या होती है आगे चलकर आपको ये भी समझ आ जाएगा। पंच कार्ड्स इसके अंदर यूज़ होते थे, पंच कार्ड भी आगे आपको समझ आ जाएगा पंच कार्ड क्या चीज़ होती है। फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे ये अपने टाइम के। और 5000 एडिशंस, 5000 एडिशंस ये पर सेकंड कर सकते थे। 5000 एडिशंस एंड 350 मल्टीप्लिकेशन को भी ये पर सेकंड उस वक्त सर अंजाम दे सकते थे। इनकी एग्जांपल्स को देखें तो एनजेक, एडवेक एंड यूनिवाक 1, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। कई बार पेपर्स में आ जाता है कि जो एनजेक है वो किस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है, तो EEU, ये जो सारे के सारे हैं ना, इस तरीके से तुक्का मार लो यार। फर्स्ट जनरेशन है ना, EEU,
इस तरीके से रट्टा लगा लें आप। एनजेक, एडवेक एंड यूनिवैक, ये तीनों कंप्यूटर किससे ताल्लुक़ रखते हैं? फर्स्ट जनरेशन से। और इनके अंदर क्या यूज़ हुए थे ये याद रखना अच्छे तरीके से। वैक्यूम ट्यूब्स इनके अंदर यूज़ हुए थे। इनका जो दौर है, जो टाइम है, वो 1945 टू 1956 है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर बात करें यार, तो ये 1956 से 1963 तक का इनका टाइम है। और सेकंड जनरेशन के अंदर आपके पास ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। फिर ये कुछ छोटे थे, मज़ीद फास्टर्स थे और मज़ीद इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी। और इनके अंदर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आपके पास यूज़ होती थी। और ज़ाहिर है इनके अंदर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी भी फिर बाद में आ गई थी अभी। और लेकिन इनके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा होती थी, जिस तरह आपकी जो फर्स्ट जनरेशन थी ना। ज़ाहिर जो पुरानी मशीनरियाँ वो काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा करके आपके एनर्जी को ज़ाय करते थे। इसकी एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो IBM 7090 एंड CDC 3600, ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। तो एक दो एग्जांपल्स को भी याद कर लेना, लेकिन कम अज़ कम एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि सेकेंड जनरेशन जो है 1956 से 1963 तक है और इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। ये एटलीस्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जनरेशन है। तो यार थर्ड जनरेशन के देखो, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बतानी है। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो IBM 360 इसकी एग्जांपल है, PDP 11 इसकी एग्जांपल है। 1964 टू 1971 का टाइम है और इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे, यानी ICU, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICU। और ये सेकेंड जनरेशन से ज़ाहिर ज़्यादा बेहतर थे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनके अंदर आ गया था फिर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जनरेशन है। 1971 टू तकरीबन 1980 तक ये जनरेशन चली है और कुछ रिसोर्सेज पर आपको 1985 तक भी ये मिलेगा। बहरहाल 1980 1985 कोई बात नहीं, इतना फ़र्क नहीं है। माइक्रो प्रोसेस, अच्छा यहाँ पर यार ये जो है ना, हाँ जी ठीक है। फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर VLSI यूज़ हुआ। फिर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ हुई। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देखो ना कितनी छोटी छोटी सी माइक्रो चिप्स यहाँ पर आ गई हैं, छोटी छोटी सी। थाउजेंड ऑफ ICs ऑन सिंगल चिप, थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपने यहाँ पर यूज़ किए एक सिंगल चिप के अंदर। स्मॉल एंड पोर्टेबल था, चीपेस्ट एंड वर्क एट वेरी हाई स्पीड। अभी भी ये यूज़ हो रहे हैं, गो कि अब फिफ्थ जनरेशन आ गई है, बट ये सारे के सारे आपकी जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, आप यूज़ करते हो, अब मोबाइल फ़ोन, ये सारी की सारी फोर्थ जनरेशन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी इनके अंदर। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ चुके थे। हैंड हेल्ड डिवाइसेस आपके हाथों में यूज़ होने वाले, जिस तरीके से आपके पाम टॉप्स हैं, आपके टैब्स आ चुके हैं, आपके हाथों में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर VLSI यूज़ हुआ, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आपकी फोर्थ जनरेशन थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है फिफ्थ एंड लास्ट जनरेशन, जो 1982 टिल नाउ अभी तक ये चल रही है। और यहाँ पर ALSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपकी यूज़ होती है। सबसे फास्टर एंड चीपर है, सेल्फ रिलायंट है। क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले कंप्यूटर्स का अपना दिमाग कोई ख़ास काम नहीं करता था, लेकिन अब इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इनको कहो ऐसे लिखो या आपको ऐसे लिख देंगे, आप कहें प्रेस ही बनाएं, ये प्रेस ही बना के आपको दे देगा। तो ये इस तरीके की इसमें नैनो टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और इसकी मिसाल भी यही आजकल के कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स ही हैं। मतलब जो आजकल के कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स हैं बेसिकली फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आपका कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन कहलाएगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नहीं है तो फिर वो फोर्थ जनरेशन कहलाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कंप्यूटर्स की, यानी कि इनकी टाइप्स हम देखेंगे। आप टाइप के हिसाब से देखेंगे, साइज़ के हिसाब से देखेंगे, पर्पज़ के हिसाब से देखेंगे। भाई वर्किंग के हिसाब से अगर आप देखें, इनके काम के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले आपके पास आपका एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर है, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर है। साइज़ के हिसाब से देखें तो माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है। पर्पज़ के हिसाब से देखें तो जनरल पर्पज़ है और स्पेशल पर्पज़ है। ओके जी, तो ये इस तरीके से इसकी टाइप्स हैं, ये भी एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बेटा आपका एनालॉग कंप्यूटर है। और अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ऑपरेट्स बाय मयरिंग रादर देन काउंटिंग, यानी जो एनालॉग कंप्यूटर है ना बेसिकली ये मयर करता है, ये काउंटिंग नहीं करता। जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो काउंटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एनालॉग कंप्यूटर उन चीज़ों के मयरमेंट करता है जो धीरे धीरे बढ़ती हैं या कम होती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं या कम होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपका जो वक्त है
6 बजेंगे, फिर 7 बजेंगे, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ेगा। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के ज़रिए आपको पता चलेगा। इसी तरीके से आपका जो वेदर है वो धीरे धीरे शाम के टाइम रोशनी कम होती जाएगी, फिर सुबह जब आपकी होगी तो धूप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी शाम तक, फिर दोपहर में वो धूप फुल हो जाएगी, फिर शाम के टाइम कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपका टेम्परेचर है वो धीरे धीरे से आपका सुबह कम होता है, फिर दोपहर में टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा, फिर शाम में वो कम हो जाता है। तो इस तरह ये कंप्यूटर, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये ऐसी चीज़ों की मेजरमेंट करता है जो धीरे धीरे ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आती हैं, यानी राइज एंड फॉल जिनमें हो रहा होता है। इट मेजर्स कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल और फिजिकल मैग्नीट्यूड्स लाइक वोल्टेज, प्रेशर, वाटर फ्लो। वोल्टेज है, प्रेशर है, वाटर फ्लो है, उनकी ये मेजरमेंट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो ये आपके एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स, ये सामने आपको आजकल आप डिजिटल कंप्यूटर से बखूबी वाकिफ़ हैं। Operates directly on decimal digit that represents their discrete data or symbols। यार देखो, कंप्यूटर बेसिकली एक और सिफर के जरिए ही काम करता है। एक और सिफर को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, 1 and 0 को हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। और इनको अलग अलग हम 1 और 0 को हम अलग अलग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। इनको अलग अलग हम क्या कहते हैं, बिट। तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली काम ही 1 और 0 के ऊपर करता है। इसका काम ही चलता है 1 और 0 के ऊपर। तो ये डिजिटल कंप्यूटर है जो डिजिट्स को यूज़ करके सारे के सारे अपने काम सरअंजाम देता है। और इसको जनाब, इसकी एग्जांपल लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह हैं आपके पास। और वहाँ पर जो आपके पास एग्जांपल थी वो स्पीडोमीटर और थर्मोमीटर था। ठीक है। तो यार ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ना, बेसिकली ये इस तरह का कोई कंप्यूटर नहीं है जो आप ये अपने घर में यूज़ करते हो। ये आपके पास स्पीडोमीटर है जो आपकी स्पीड को बता रहा है, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है एक किस्म का। आपके पास जो थर्मामीटर है आपको मेजरमेंट दे रहा है किसकी, आपके टेम्परेचर की, तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर की एक किस्म है। तो एनालॉग कंप्यूटर कोई डिजिट्स वाला कंप्यूटर नहीं है जिस तरीके से आप घर में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली थर्मामीटर है, आपका स्पीडोमीटर है, इनको आप एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। ये एग्जांपल से नीचे लिखी हुई है, स्पीडोमीटर एंड थर्मामीटर। उसके बाद जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके अंदर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर भाई इन दोनों का मिलाप है। इट यूटिलाइज द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये इनका इकट्ठ है। कई बार पेपर्स में पूछा गया है कि व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इट इज सूटेड फॉर सिचुएशन वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कलेक्टेड इन एनालॉग फॉर्म इज डिजायरेबल। तो ये वहाँ पर आपके काम आता है जहाँ पर आप डिजिटल एंड एनालॉग दोनों डाटाज को इकट्ठा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल्स आपके ICU डिवाइसेस हैं, हाइब्रिड म्यूजिक सिस्टम इन व्हीकल्स जो आप यूज़ करते हैं, ये सारे आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जी कंप्यूटर के साइज़ के हवाले से देख लेते हैं। साइज़ के हवाले से कितनी अक़साम है। माइक्रो कंप्यूटर है। अ माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर हु CPU इज़ माइक्रो प्रोसेसर i.e. ऑल कंपोनेंट्स इन वन IC, यानी एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर सारी की सारी चीज़ें बंद होती हैं। एक ही इसका जो है प्रोसेसर भी माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, यानी इसका प्रोसेसर कोई मैक्रो प्रोसेसर नहीं होता। खुद ये माइक्रो है तो इसका प्रोसेसर भी क्या होगा, माइक्रो ही होगा। सच कंप्यूटर्स आर सिंगल यूज़र मशीन। ये सिंगल यूज़र मशीन होते हैं और इनके अंदर आप मिसाल लें तो आपके लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या PD है। ये लैपटॉप, डेस्कटॉप जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स ही कहलाते हैं। छोटे छोटे कंप्यूटर है ना, नॉर्मल साइज़ के आप घरों में यूज़ करते हैं, सिंगल हैंड यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर इज़ स्मॉलर वर्जन। अब ये बड़े होते जा रहे हैं आगे। मिनी कंप्यूटर इज स्मॉलर वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आगे आएगा। सच कंप्यूटर्स और मल्टी यूज़र मशीन्स, मल्टी यूजेज हैं और मल्टी यूज़र हैं ये। इसकी एग्जांपल आपके पास स्मार्ट स्टेशन है और मिनी PC है। ओके जी, यानी ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। एप्लीकेशन इज जनरली यूज एज सर्वर सिस्टम ऑन नेटवर्क्स विद पर्सनल कंप्यूटर्स एज नोड्स। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम का स्मॉलर वर्जन है। इट इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये मल्टी यूज़र मशीन है, सिंगल यूज़र नहीं, मल्टी यूज़र। जबकि माइक्रो में क्या था, सिंगल यूज़र था और इसके अंदर मल्टी यूज़र। इतना ही याद करते जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो बात ख़राब है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें, अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ अ वेरी बिग इन साइज एंड ऑफर द मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर। काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में और मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर आपको ये देता है। सच कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र, ये भी मल्टी यूज़र होते हैं। और अगर हम इनकी बात करें इसकी एग्जांपल की, तो हनीवेल है, IBM है, ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर है। IBM 270
ओके जी। हनीवेल DSP-88 एंड IBM 270 ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। एक एक एग्जांपल याद कर लो, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क याद कर लो, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, बाद में MCQs में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े एंड सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं। अ सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स एंड हैव स्टोरेज कैपेसिटेंस ऑफ मिलियंस ऑफ बिट्स पर चिप। यार ये मिलियंस ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकता है पर चिप। सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर है। Such computers are big general purpose computers capable of executing more than 10,000 million IPS। 10,000 मिलियन IPS को ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट अ टाइम। ये सबसे बड़े आपके कंप्यूटर्स हैं दुनिया के, और ज़ाहिर ये आपकी वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप यूजेज की बात करें तो आपकी मौसमियाती जो पेशन गोइयाँ चल रही होती है, क्लाइमेट रिसर्च है, मालिक्यूलर मॉडलिंग है, आपकी फ़िज़िकल सिमुलेशन है, एंड सारी की सारी ये जो क्रिप्टो एनालिसिस आपका एनालिसिस चल रहा होता है, मिलिट्री एंड साइंटिफिक एजेंसीज भी इन्हीं को यूज़ करती हैं। तो भाई ये तो बहुत ही बड़े सबसे ताकतवर कंप्यूटर हैं, और इनकी पावर, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। 10,000 मिलियन IPS बहुत बड़ी पावर है। नेक्स्ट अगर हम जनरल पर्पज़ के हवाले से देखें तो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स हैं आपके पास। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कैन स्टोर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड कैन दस बी यूज्ड इन काउंटलेस एप्लीकेशन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये जनरल पर्पज़ में आपके घर वाले कंप्यूटर्स ही आ जाते हैं, लैपटॉप है, PD है, डेस्कटॉप वगैरह है। उसके बाद स्पेशल पर्पज़ स्पेशल पर्पज़ देखो ना, ये जो जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ है ना, ये पीछे वाले कंप्यूटर की ही अंदर से बने। जनरल पर्पज़ में आपके ये आ गए, आपके लैपटॉप, PDA, डेस्कटॉप वगैरह जिन्हें आप जनरली घरों में यूज़ करते हैं, ये जनरल पर्पज़ हो जाएंगे। और स्पेशल पर्पज़ में जैसे आपका सुपर कंप्यूटर है, वेदर फोरकास्टिंग एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होता है ना, सुपर कंप्यूटर एक ख़ास मकसद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसे स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कोई अलहदा किस्म नहीं है, ये वही आपके हैं। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम है, सिमुलेटर्स है, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर्स आपके बने होते हैं, ख़ास किस्म के काम के लिए। लैपटॉप है, PD है, डेस्कटॉप वगैरह है। उसके बाद स्पेशल पर्पज़ स्पेशल पर्पज़ देखो ना, ये जो जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ है ना, ये पीछे वाले कंप्यूटर की ही अंदर से बने। जनरल पर्पज़ में आपके ये आ गए, आपके लैपटॉप, PDA, डेस्कटॉप वगैरह जिन्हें आप जनरली घरों में यूज़ करते हैं, ये जनरल पर्पज़ हो जाएंगे। और स्पेशल पर्पज़ में जैसे आपका सुपर कंप्यूटर है, वेदर फोरकास्टिंग एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होता है ना, सुपर कंप्यूटर एक ख़ास मकसद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसे स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कोई अलहदा किस्म नहीं है, ये वही आपके हैं। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम है, सिमुलेटर्स है, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर्स आपके बने होते हैं, ख़ास किस्म के काम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की डिटेल है। देखिए जी, लेक्चर बेशक लंबा हो रहा है, बट हमने ज़ाहिर है काम को करना है, और ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, बट आपके काम का है। इनपुट डिवाइसेस, हालांकि पहले भी ये आपको जो है थोड़ा सा पढ़ा दिया है मैंने, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। एग्जांपल्स ये आपके सामने पड़ी हैं इनपुट डिवाइसेस की, जो डाटा इनपुट करने के लिए, डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए यूज़ होते हैं। कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीबोर्ड, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये पेपर्स में से कोई भी पूछ लेगा, भाई स्कैनर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। पेपर में वो पूछ लेता है ना कई बार, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। पूछ लेगा वो आपसे टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लाइट पेन क्या, इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से इनकी मिसालें आ जाती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस की यार इंट्रोडक्शन की तो यहाँ पर इसको आप पढ़ लीजिएगा। सिंपली ये डाटा दर्ज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने के लिए यूज़ होते हैं, यही आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। हम इनको एक एक करके ना समझ लेते हैं। कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास आता है वो कीबोर्ड आ जाता है। दूसरे नंबर पर आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तीसरे नंबर पर आपके ग्राफिक एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस अलहदा होते हैं, और ऑडियो इनपुट डिवाइसेस आपके अलहदा होते हैं। तो ये 4 किस्म के इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड, वैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। कीबोर्ड के अंदर आपके नंबर सारे के सारे लगे होते हैं, और टाइपराइटर्स एटसेट्रा, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इसके ऊपर होते हैं। तो ये पहले ही मैं आपको वैसे बता चुका हूँ। ये आपके सामने, ये पहले भी मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि यहाँ पर ये जो कलर जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना, वही कलर जो है, अब देखें, ये फ़र्ज़ करें ये वाला जो कलर है ना, ये टाइपराइटर कीज़ का है। टाइपराइटर का मतलब ये टाइपिंग के काम आता है आपके। और उसके बाद ये वाले जो है, ये आपके सिस्टम कीज़ है। ये क्या है, आपकी सिस्टम कीज़ है। तीसरे आपकी ये वाली जो है, ये एप्लीकेशन कीज़ कहलवाती हैं। फंक्शन कीज़ आपकी जो है, ये वाली आपकी फंक्शन कीज़ है। ऊपर भी आपको बताया था F1, F2, F3। ठीक है। उसके बाद ये वाले जो है, ये आपके न्यूमेरिक कीपैड कहलाते हैं।
और ये आपकी एंटर की है, ये एंटर की है, ये एंटर की। जैसे ही आप एंटर करते हो न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। और बाकी जो है फिर ये अदर कीज़ हैं, ये डायरेक्शन वाली कीज़ हैं, तो ये ऊपर मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की अगर आप देखें तो आप कई किस्म के इनके टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, लैपटॉप का अलहदा होता है, थंब साइज़ अलहदा होता है, फोल्डेबल कीबोर्ड्स होते हैं, गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड्स, ये सारी की सारी कीबोर्ड्स की टाइप्स हैं। तो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। ये देखो, ये सामने आपके पड़े हुए हैं। अगर आप इनको एक एक करके देखोगे ना, तो ये देखो, ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये लैपटॉप का कीबोर्ड कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा अलग सा दिखता है लैपटॉप का कीबोर्ड। उसके बाद गेमिंग कीबोर्ड, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ये भी कीबोर्ड ही है आपका। और थंब साइज़ कीबोर्ड आप हाथ में यूज़ कर सकते हो। फोल्डेबल कीबोर्ड, ये फोल्ड हो जाता है। और ये देखें, ये सिलिकॉन का बना हुआ कीबोर्ड है। आप इसको जो जिस तरीके से आप रोल बना सकते हो, इसको फोल्ड करके लेके जा सकते हो। वर्चुअल कीबोर्ड, इसके ऊपर कोई नंबर्स वगैरह नहीं होते, लेकिन ये वर्चुअली काम करता है। आप इसके ऊपर फिंगर्स टच करके और इसको प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये वर्चुअल कीबोर्ड इसको इसीलिए कहते हैं कि इसके ऊपर कोई नंबर्स नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये कीबोर्ड्स की टाइप्स हैं। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस हम देख लेते हैं जो पॉइंटिंग के काम आते हैं। ये भी सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अ पॉइंटिंग डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट अलाउज द यूज़र टू मूव द माउस पॉइंटर टू सिलेक्ट आइटम ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। भाई आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वहाँ के ऊपर आप ये जो आपका एरो सा है, इसको आप मूव करते हो, दाएं तरफ बाएं तरफ, इधर जाना है उधर जाना है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइसेस का ही ये काम है सारा का सारा। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहले नंबर पर आपके पास आ जाता है रोलिंग के अगर हिसाब से आप देखते हैं, रोलिंग बॉल के हिसाब से तो माउस है, ट्रैक बॉल है। और अगर आप टच स्क्रीन के हिसाब से देखते हैं तो टच पैड है, ग्राफिक टैबलेट है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, स्टाइलस पेन है। और उसके बाद मूविंग स्टिक के हिसाब से देखते हैं तो जॉयस्टिक है, गेम पैड है। तो ये सारे के सारे आपके ये भी इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही आ जाते हैं और ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। रोलिंग के ऊपर अगर आप बेस के ऊपर बात करें, रोलिंग बेस के ऊपर, तो ये लेफ़्ट साइड पे आपका पड़ा हुआ है माउस। आपको पता ही है माउस में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये लेफ़्ट की है, ये राइट की है, और ये आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ये आपके पास गोली होती है जिसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ऊपर नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर ये राइट साइड पे आपका जो है ये ट्रैक बॉल है आपकी। और ट्रैक बॉल और माउस में फ़र्क क्या है भाई? माउस आप पूरा का पूरा इधर उधर दाएं तरफ या बाएं तरफ हिलाते हो तो पूरा आपका वो जो टच स्क्रीन के ऊपर वो एरो होता है ना, वो हरकत कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसकी बात करते हो ना, इस ट्रैक बॉल की, तो ट्रैक बॉल में आप पूरे इसको इधर उधर नहीं हिलाते। ये नहीं कि पूरी इस डिवाइस को हिलाओ, बल्कि ये सिर्फ दरमियान में जो ट्रैक बॉल ये गोली है, इसी को दाएं या बाएं ऊपर नीचे घुमाओ तो आपकी स्क्रीन मूव ऑन करती है। तो इस तरीके से ये जो ट्रैक बॉल है, यही जो माउस है, ये दोनों ही आपके इनपुट डिवाइसेस हैं और ये रोलिंग का काम करते हैं क्योंकि अंदर बॉल यूज़ हो रही है रोलिंग के लिए। नेक्स्ट आपके पास टच स्क्रीन के हवाले से हैं। ये देखो, ये टच पैड है आपके कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर लगा होता है। कंप्यूटर में माउस तो नहीं होता, सॉरी लैपटॉप के अंदर माउस तो नहीं होता आपका। तो लैपटॉप के अंदर यहाँ पर ये टच पैड बना होता है, यहाँ आप उंगलियों से टच करके अपनी स्क्रीन के ऊपर काम कर लेते हैं। मोबाइल की स्क्रीन, आपकी टच स्क्रीन बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास। उसके बाद ग्राफिक टैबलेट है, यहाँ पर आप इस तरीके का पेन, इससे आप यहाँ पर लिख सकते हो बड़े इजीली। इसके ऊपर आप लिखते हो तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है सारा का सारा, ठीक है। लाइट पेन, ये भी आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए यूज़ हो जाता है। स्टाइलस पेन, मेरे हाथ में इस वक्त एक स्टाइलस पेन है जिससे मैं मोबाइल के ऊपर लिख रहा हूँ टच करके। तो ये जो सारा कुछ, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये टच कर रहा हूँ जो मैं आपके सामने, ये इनपुट जो मैं दे रहा हूँ सारी की सारी, ये मैं किस पेन से दे रहा हूँ? स्टाइलस पेन से दे रहा हूँ। तो ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के टाइप्स हैं, यानी टच स्क्रीन की ये टाइप्स है। तो देखें, सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही नहीं, मैं उनके अंदर की चीज़ें भी आपको बेसिक थोड़ी बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कम से कम। उसके बाद बेस्ड ऑन मूविंग स्टिक, इनके अंदर एक छोटी सी स्टिक होगी, इसीलिए इनको जॉयस्टिक का नाम दिया गया। इनके अंदर एक स्टिक होगी, कोई बॉल नहीं है बल्कि एक स्टिक है इनके अंदर। देखो यहाँ पर ये देखो, ये स्टिक से लगी हुई ना, इसको आप दाएं मूव करो, बाएं मूव करो, और इस तरफ मूव करो, इस तरफ मूव करो। तो इसी के ज़रिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो बच्चे गेम खेल रहे होते हैं वो खिलाड़ी भी दाएँ बाएँ ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जॉयस्टिक का जो हैंडल है, इसको दाएं बाएं आगे पीछे मूव करने से बच्चे गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं और ये भी इस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका गेम पैड है, यहाँ पर भी आप इसी तरीके से मूविंग स्टिक आप इनको मूव करके इनपुट देते हो और इसी इनपुट बेस पे आपका कंप्यूटर आपको क्या देता है? आउटपुट देता है। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं आपको। इमेज एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस को अगर देख लें तो जाहिर सी बात है, इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट इन स्कैनिंग डिवाइस।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका इमेज लेगा वो, या तो इमेज आपका कैप्चर करेगा या आपकी वीडियो कैप्चर करेगा इनपुट डिवाइस। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी मिसालें हैं। आपके पास जो आपका कैमरा है आपकी तस्वीर लेता है, वेब कैम आपकी तस्वीर लेता है, ऑप्टिकल स्कैनर आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है, बार कोड रीडर, जिस तरह आप जब दुकानों पे जाते हो वो बार कोड रीडर यूज़ होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके फिंगर्स की स्कैनिंग करता है, 3D स्कैनर 3 डायमेंशनल स्कैनर होता है जो इंसान की तस्वीर वैसी ही लेता है जैसा वो एग्जैक्ट नज़र आता है, यानी शेर आपको असल नज़र आएगा, इंसान आपको असल नज़र आएगा। तो ये सारे के सारे जो स्कैनर्स हैं, ये ऑडियो वीडियो की जितनी टाइप्स हैं, ये सारे की सारी इनपुट ही डिवाइसेस हैं आपके पास। ओके जी, यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। ये देखो, ये आपका डिजिटल कैमरा है, ये इमेज स्कैनर है, ये आपके इमेजेस को स्कैन कर लेता है, ये फिंगर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ये बार कोड रीडर है। आपके कहीं पर आपके जैसे आप दुकान पर जाते हो, किताब के ऊपर बार कोड लगा होता है, आप जो चीज़ खरीद रहे हो उसके ऊपर बार कोड लगा होता है, वो कंप्यूटर के सामने उसको जो घुमाते हैं बार कोड रीडर उसको पढ़कर उसकी कीमत सामने शो कर देता है। ओके जी, इसी तरीके से आपका वेब कैम है, ये जो कैमरा है ये भी आपकी तस्वीर जब लेता है ना तो वो इनपुट है, और जब आपको रिजल्ट में तस्वीर निकाल के देता है तो वो आउटपुट है। इसी तरह 3D स्कैनर है, ये 3D स्कैनर पूरी की पूरी तस्वीर को एज इट दिखाता है जैसी कि वो रियल में होती है। तो ये आपके पास इनकी भी एग्जांपल्स आ गए। ऑडियो की अगर हम बात करें तो यार माइक्रोफोन है और मिडी कीपैड है, ये आउटपुट, ये आपके ऑडियो की शक्ल में, जैसे माइक्रोफोन है, यहाँ से आप बोलते हो ना, अपना मुंह इसके करीब करके बोलते हो तो आप इसको इनपुट देते हो, इसके अंदर जब आप बोलते हो आप इसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इसी तरीके से ये मिडी पैड जो है, कीबोर्ड आपका मिडी पैड, यहाँ पर आप ये जो है ना वो बजाते हैं, आप पियानो किसी शक्ल के बटन होते हैं ना, एक एक करके इनको दबाते हो तो आवाज़ निकलती है इनको दबाने से, तो ये आपका मिडी कीबोर्ड है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे आपकी ऑडियो फिर आपको ऑडियो बाद में सुनाई देती है, वो आपकी आउटपुट होती है। ओके जी, नेक्स्ट जी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो यार स्पीकर जो आपको आवाज़ दे रहा है बाहर वो आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो आपको तस्वीर दे रहा है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन जिससे आवाज़ आपके कानों को मिल रही है यह आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो आपको प्रिंट निकाल के दे रहा है यह आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर जो आपको सामने प्रोजेक्टर पूरी दीवार के ऊपर तस्वीर दिखा रहा है यह आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो पूरे पैनाफ्लेक्स को निकाल कर आपको दे देता है, तस्वीरें ग्राफ पूरे के पूरे निकाल कर दे देता है। प्लॉटर भी बेसिकली प्रिंटर की ही एक शक्ल है, बट ये कलर्ड फॉर्म में आपको बड़े बड़े बैनर निकाल के देता है। तो ये आपको जो चीज़ें दे रहा है कंप्यूटर वो आपके आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा जी, अब आगे देखें तो आगे हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस को हमने देखना है। ज़ाहिर है आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की जो हमने बात की थी पीछे, तो स्टोरेज डिवाइसेस का देखना, रैम रोम का देखना, इनका बड़ा ज़रूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। तो देखें यार, स्टोरेज डिवाइसेस को जब हम डिवाइड करते हैं ना तो हम इसको बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और जब 3 हिस्सों में डिवाइड करने की, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 आपके पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है, नंबर 2 मैग्नेटिक, और नंबर 3 फ्लैश मेमोरी आपके पास आ जाते हैं। ऑप्टिकल में CD है, DVD है, ब्लू-रे है आपके पास, और मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, एंड नेक्स्ट आपके पास फ्लैश मेमोरी में आपके पास USB है, मेमोरी कार्ड एंड SD कार्ड है। ये सारे एक एक करके हम देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अब कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो यार आपको पता है कि कंप्यूटर मेमोरी के बगैर क्या काम करेगा। मेमोरी होगी तो आप उससे कुछ इस्तेफादा हासिल करेंगे ना। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो पहले नंबर पर आती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरे नंबर पर आती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है और एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय CPU की डायरेक्ट इसकी तरफ एक्सेस होती है, और अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो, इंटरनल मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है, इसे आप लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर के अंदर अगर स्पेस कम हो जाए तो आपका डाटा रिमूव हो सकता है, बट आप सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के ज़रिए उस डाटा को सेव रख सकते हैं अपने पास। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ये थोड़ा सा स्लोअर है बट ये परमानेंट होता है। डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे आप इसके ज़रिए ले जा सकते हैं। किस तरह, आगे अभी क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री अगर आप स्टोरेज डिवाइसेस की देखें तो पुराने कंप्यूटर्स को अगर आप देखें तो वहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस एक्चुअली पंच कार्ड की शक्ल में होती थी जो पेपर का बना होता था। ये देखें, ये पंच कार्ड की शक्ल में आपकी स्टोरेज हुआ करती थी, पहले टेप की शक्ल में। अगर कोई पुराने दौर का बंदा है तो उन्होंने देखा होगा कि टेप रिकॉर्डर पहले यूज़ हुआ करता था। उनके अंदर एक टेप चला करती थी, उसके ज़रिए उस टेप के ऊपर पूरा का पूरा डाटा होता था। इसी तरीके से VCR पुराने ज़माने में होते थे, उसके अंदर कैसेट होती थी, उसके अंदर भी एक टेप, एक पूरी की पूरी रील
घूमा करती थी, इसी तरह की वो रील हुआ करती थी। इनको पंच कार्ड कहा जाता था, इनके ऊपर डाटा स्टोर किया जाता था। तो पुराने दौर में ना स्टार्ट में पंच कार्ड के ज़रिए डाटा को स्टोर किया जाता था। उसके बाद वक्त बदला, फिर आपके पास जनाब मैग्नेटिक ड्राइव्स आ गए, ऑप्टिकल ड्राइव्स आ गए, फ्लैश ड्राइवर्स आ गए, ये सारी की सारी चीज़ें आई हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैग्नेटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। अब मैग्नेटिक डिवाइसेस को अगर हम देखें तो इसके अंदर बेसिकली मैग्नेटिक डिवाइस के अंदर दो डिवाइसेस आ जाती हैं। नंबर 1 आपकी हार्ड डिस्क है और नंबर 2 आपकी फ्लॉपी डिस्क है। तो ये भी डाटा कोई स्टोरेज का काम है। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर का हिस्सा है और आपको पता है कि हार्ड डिस्क अगर ना हो तो कंप्यूटर आपका लैपटॉप बेकार है। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आ गई हैं। पहले 32 GB, 50 GB, 80 GB, 100, 150 GB, अब 450 GB, 600, 800 GB की भी, गीगाबाइट्स की भी हार्ड डिस्क आ चुकी हैं। फ्लॉपी डिस्क बड़े थोड़े डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती थी। बहरहाल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसको आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा हार्ड डिस्क को देखें पहले। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी हुआ करती थी और फिक्स हार्ड डिस्क भी होती है। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो रीड राइट डाटा है। रीड राइट डाटा का मतलब है कि डाटा को आप इसके ऊपर डाटा को राइट भी किया जा सकता है, डाटा को इसके ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है, इसके ऊपर डाटा चढ़ाया जा सकता है। सादा ज़बान में कहे तो और ज़ाहिर है आपका कंप्यूटर उसे रीड भी कर सकता है। अगर इसके अंदर से आप इसको देखें तो जनाब यहाँ पर आपके पास ये सेंटर में स्पिंडल लगा होता है और ये आपका प्लॉटर का हिस्सा, ये हैंडल है जो इस पूरे डाटा को, जो इसके ऊपर फिक्स है, उस डाटा को ये रीड करता है। तो ये आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क आपकी ये समझ लें कि एक किस्म की परमानेंट मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर होती है और हार्ड डिस्क ही डिसाइड करती है कि आपके कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी कितनी है। ओके जी। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पे हमने उठाया है कि फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो टेराबाइट में हो सकती है, GB गीगाबाइट में हो सकती है, मेगाबाइट्स में भी हो सकती है। हार्ड डिस्क की अब जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट किसी भी बाइट में ये हो सकती है। फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1.44 मेगाबाइट्स तक मैक्सिमम हुआ करती थी। आजकल कुछ बढ़कर भी आई थी एंड में। और इसकी जो विड्थ थी वो तकरीबन 3.5 इंच हुआ करती थी ज़्यादातर जो आपकी फ्लॉपी डिस्क थी। बाद में ये 5.5 इंच की भी आ गई थी, बट रेगुलर जो फ्लॉपी डिस्क थी वो आपकी 3.5 इंच की ही हुआ करती थी। यही नहीं, 2 साइज़ में आती थी, 3.5 इंच और 5.5 इंच। और डाटा कैपेसिटी ज़ाहिर इनकी कम हुआ करती थी, बट ये ड्यूरेबल थी, रिलायबल थी। ओके जी। यहाँ पर हार्ड डिस्क में चूँकि सारा का सारा मैग्नेटिक हिसाब से डाटा स्टोर होता था ना, तो ये फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड डिस्क है, ये मैग्नेटिज्म की वजह से इनके डाटा को नुकसान भी पहुँच जाता है। वो खैर लंबी बातें दफ़ा करें, उनके चक्कर में हम नहीं पड़ते। ऑप्टिकल ड्राइव, इट यूज़ लेज़र एंड लाइट टू स्टोर डाटा। वहाँ पर मैग्नेटिज्म सारा यूज़ हो रहा था डाटा को स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए। और ये जो आपके CDs हैं या DVDs हैं या ब्लू रे आपके पास ये डिस्क हैं सारी की सारी, इनके अंदर लेज़र लाइट्स यूज़ होती हैं और लाइट यूज़ होती है, इसीलिए इनको ऑप्टिकल ड्राइव कहा जाता है। इनको भी एक एक करके देख लेते हैं भाई। CDs को देख लेते हैं सबसे पहले। CDs स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। पोर्टेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। स्टोर अप टू 700 MB, पहले तकरीबन 680 MB तक हुआ करती थी, बट अब ये 700 MB और मेरे ख्याल है अब ज़्यादा भी बढ़ गई होंगी, चेक कर लीजिएगा। और इसकी अगर टाइप्स की बात करें CDs की, तो बेसिकली इसकी 3 टाइप्स आपके सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं। नंबर 1 आपके पास CD-R है। CD-R जिसे आप पढ़ते हैं यानी कि CD रिकॉर्ड एबल। वंस राइट वंस यानी इसके ऊपर आप एक बार रिकॉर्डिंग कर सकते हो, दोबारा आप इसके ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। रीड मल्टीपल का मतलब है आप इसे अपने कंप्यूटर पर कई बार प्ले कर सकते हो जब तक ये ख़राब ना हो, लेकिन इसके ऊपर डेटा एक बार ही राइट होगा, एक बार ही रिकॉर्ड होगा, इसीलिए इसे CD रिकॉर्डेबल CD-R कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है CD-ROM। CD-ROM का मतलब है CD रीड ऑनली मेमोरी, यानी इसके ऊपर आप डाटा को खुद से स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर डाटा को रीड किया जा सकता है। उसके बाद CD-RW है। RW का मतलब है री राइटेबल, इसको इरेजेबल CD भी कहा जाता है। CD-RW कई बार पेपर्स में पूछा जाता है, इरेजेबल CD भी कहा जाता है और CD री राइटेबल भी कहा जाता है। इसके ऊपर आप मल्टीपल टाइम्स डाटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि RW है ना तो री राइटेबल है, यानी बार बार आप इसके ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एक बार डाटा उठ गया, फिर दोबारा से इसके ऊपर डाटा स्टोर कर दिया, फिर उठ गया, फिर स्टोर कर दिया, तो ये सबसे बेस्ट CD भी मानी जाती है, जिसे आप CD-RW री राइटेबल कहते हैं। उसके बाद DVDs हैं। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज कैपेसिटी CD से 10 टाइम्स ग्रेटर होती है,
20 टाइम्स ये फास्टर है CDC है। और अगर इनकी टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स हैं भाई, इनकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 DVD-R है, जैसे CDR था, यानी कि DVD रिकॉर्डेबल, राइट वंस यानी एक बार डाटा स्टोर होगा, रीड मल्टीपल, बहुत बार आप इसको कंप्यूटर पर मल्टीपल टाइम रीड करवा सकते हैं, चला सकते हैं। और उसके बाद DVD-RW यानी कि री राइटेबल, मल्टीपल टाइम्स आप इसके ऊपर डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं DVD की। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू रे डिस्क है। ब्लू लेज़र इसके अंदर यूज़ होती है, कलर से ही पता चल रहा है, मोर डाटा स्टोर करती है, 25 GB डाटा पर लेयर। इसकी एक लेयर में तकरीबन 25 GB डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। डुअल लेयर ये होती है, ट्रिपल लेयर भी ये हो सकती है, डुअल लेयर, ट्रिपल लेयर, कई लेयर्स इसकी हो सकती है। ये देखिए ट्रिपल लेयर है, 1 2 3 तकरीबन 3 लेयर है इसकी, और 25 GB डाटा पर लेयर ये स्टोर कर लेती है। उसके बाद फ्लैश स्टोरेज आपकी जो डिवाइसेस हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जिनको आप बड़ा इजीली साथ कैरी कर सकते हैं। जैसे आपकी USB फ्लैश ड्राइवर है, दूसरी मेमोरी कार्ड आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, SD कार्ड आप यूज़ करते हैं अपने तो ये आपके कौन सी हैं, फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये सेकेंडरी डिवाइसेस हैं सारी की सारी। अब ये देखो यहाँ पर ये USB है, तो यार USB में आप तकरीबन 1 टेराबाइट तक डाटा स्टोर कर सकते हो। कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ये काम करती है। USB आप अपनी जेब में रख कर घूम सकते हो। एक दोस्त से आपने लैपटॉप से डाटा लिया और अपने घर में जाकर लैपटॉप में उसको लगा के, ज़ाहिर है इस USB का ड्राइवर भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल पहले से होता है, फिर ही आप इसे यूज़ कर पाते हो। उसके बाद आपके पास मेमोरी कार्ड हैं। मेमोरी कार्ड को आप ज़ाहिर है कहाँ कैमरा में यूज़ कर सकते हैं। कैमरा के मेमोरी कार्ड होते हैं, अब स्मार्टफोन में कार्ड आप यूज़ कर लेते हैं। गेम जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर आप कार्ड यूज़ करते हैं। ये पहले तकरीबन 128 GB तक इनकी कैपेसिटी हुआ करती थी, अब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है चेक कर लीजिएगा। उसके बाद SD कार्ड स्टैंड्स फॉर सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड ये 2 किस्म के होते हैं, माइक्रो SD एंड मिनी SD। मिनी SD थोड़े से छोटे होते हैं एंड माइक्रो SD थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं। और ये आजकल आप SD कार्ड्स अपने मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर। आपको पता है कि 32 GB 64 GB 250 GB के भी ये आ चुके हैं। आपका मोबाइल जितना सपोर्ट कर सके उतना बड़ा आप सिक्योर डिजिटल कार्ड उसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आजकल तो भाई क्लाउड स्टोरेज आ गई है और आपको कार्ड्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि गूगल ड्राइव आ चुका है स्टोरेज के लिए आजकल, और ये गूगल ड्राइव है आपका क्लाउड स्टोरेज है, इन्होंने मत ही मार दी है। और अब बहुत कम ही लोग वो SD कार्ड या माइक्रो मिनी कार्ड या USB वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि आप गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज वगैरह में इनको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास रैम और रोम में क्या फ़र्क है भाई? रैम क्या है जी, सबसे पहले देख लो। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये पहला फ़र्क आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो आपके पास जो रैम है ये टेम्परेरी मेमोरी, ये कोई परमानेंट मेमोरी नहीं है। रैंडम का मतलब ही टेम्परेरी होता है। डाटा इन रैम कैन बी चेंज और डिलीटेड। रैम का जो डाटा है वो टेम्परेरी है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप देखें, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब आप इसको इरेज या डिलीट कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनटू द रैम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम पे इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट अगर देखें, इंस्ट्रक्शंस इन रैम चेंज कंटिन्यूसली एट डिफरेंट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, न्यू डाटा इज प्रोसेस्ड। यार जो इंस्ट्रक्शंस है ना रैम के अंदर वो चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम के हिसाब से ये चेंज होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है सारा कुछ। रोम की अगर हम बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, आप इसे पढ़ते हैं और ये आपकी जनाब परमानेंट मेमोरी है। इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड और इरेज्ड, ये किसी भी तरह आप इनको चेंज नहीं कर सकते। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, पक्की मेमोरी है, वॉलेटाइल नहीं है। द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इनटू द रोम एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम। यहाँ पर देखें एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था, और यहाँ पर ये जब बनाई जा रही है उस वक्त इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पुट कर दी जाती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन रोम। रोम के अंदर आप कोई न्यू इंस्ट्रक्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि ये परमानेंट डिवाइस है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट यार, रैम की फर्दर डिवाइस हैं, इनके मुतालिक पेपर्स में क्वेश्चन कई बार आए हैं, इसीलिए मैंने इनको शामिल किया है। रैम की अगर हम बात करें तो रैम की जो फर्दर 2 टाइप्स हैं वो DRAM एंड SRAM है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है बट यार इंपॉर्टेंट है। DRAM एंड SRAM आपसे पेपर में पूछा जाएगा। DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैम, और डायनामिक रैम की अगर हम बात करें तो मेमोरी डज नॉट रिटेन इट्स कंटेंट्स। डायनामिक रैम है, इसके अंदर कंटेंट कोई फिक्स नहीं होते। इट मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड टू मेंटेन द डेटा। इसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए, वरना आपका डाटा ज़ाय हो सकता है। इट इज़ मेड अप
ऑफ वन कैपेसिटर और वन ट्रांजिस्टर। जो आपकी डी रैम है इसके अंदर एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। स्लोअर एज कम्पेयर टू एस रैम, स्टैटिक रैम से थोड़ी स्लो होती है। साइज़ भी थोड़ा लेती है ये, यानी जगह कम घेरती है, थोड़ी सी सस्ती है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस पावर कंजम्पशन, पावर भी कम लेती है ये। यूज्ड एज मैन मेमोरी, यानी ये जो डी रैम है ये आपकी मैन मेमोरी के तौर पर काम करती है, जैसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। एग्जांपल्स DDR3 DDR4 हैं। साइज़ की अगर बात करें तो 1 से 3 GB स्मार्टफोन्स में आती है और लैपटॉप्स में 4 से 16 GB हो सकती है। इसको रट्टा लगा लीजिएगा कि जो डी रैम है आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर ये 1 से 3 GB तक, अब तो खैर ज़्यादा भी आ गई हैं, और आपके लैपटॉप्स में 4 से 16 GB तक ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिक रैम बिल्कुल उसका उलट है। यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो बड़ा महफूज होता है और नो नीड टू रिफ़्रेश, आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। मेड अप ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई कैपेसिटर नहीं होता। एस रैम के अंदर कोई कैपेसिटर नहीं होता। बहुत ज़्यादा फास्ट है और लार्जर इन साइज़ फॉर द सेम स्पेस, ये थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेरती है। एक्सपेंसिव भी है, हाई पावर कंजम्पशन है, पावर ज़्यादा लेती है। यूज्ड एज कैश मेमोरी, कैश मेमोरी आपको पता है कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है। तो जनाब ये जो स्टैटिक मेमोरी है, स्टैटिक जो आपकी रैम है ये कैश मेमोरी के तौर पर यूज़ होती है, यानी फास्टेस्ट मेमोरी। इसकी एग्जांपल्स L2 एंड LE हैं। CPU के अंदर साइज़ रैंज जिसका 1 MB से 16 MB तक होता है। ज़ाहिर सी बात है ये महंगी है, तो आपको 1 से 16 MB ही आप बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। तो 1 MB से 16 MB आपकी स्टैटिक रैम है, जिसे आप एस रैम भी कहते हैं। तो ये जनाब आपकी रैम्स थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ रोम आपने देखना है। रीड ओनली मेमोरी की टाइप्स ये EEPROM, EPROM, PROM, फ्लैश मेमोरी कई बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने देखना है जी कौन सा, MROM। MROM सबसे पुरानी रोम है, जिसे मैस्ड रोम भी कहा जाता है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम है। इन दिस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सारी की सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाती हैं। बाद में इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, रीप्रोग्राम आप इसे नहीं कर सकते, डाटा को इरेज नहीं कर सकते। सस्ती थी ये, अब ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, यानी अब ये मतरूक हो चुकी है, अब आप इसे यूज़ नहीं करते। तो जनाब ये जो MROM है ये पहले यूज़ हुआ करती थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है PROM। तो PROM को देख लेते हैं जी। PROM का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम। इट कैन बी मॉडिफाइड वंस बाय यूज़र। इसे यूज़र एक बार प्रोग्राम कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। यूज़र बाइज अ ब्लैंक PROM, यूज़र जो है खाली PROM ख़रीदता है। राइट्स कंटेंट्स यूजिंग PROM प्रोग्राम। तो यार ये पेपर्स में PPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, PPSC FPSC में, कि जो PROM चिप्स होती हैं उनके अंदर कौन सी प्रोग्राम यूज़ होती है, PROM प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज़ नॉट इरेजेबल। एक बार ही आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ये इरेजेबल नहीं होता। सेल फोन्स में यूज़ होता है, वीडियो गेम्स में यूज़ होता है, मेडिकल डिवाइसेस में और RFID टैग्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये PROM है। उसके बाद आपके पास PROM के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ये मैस्ड रोम तो हमने कर लिया। EPROM आपके पास आ जाता है। EPROM जिसे आप कहते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, कम से कम इनका ये याद कर लो कि EPROM का क्या मतलब है। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम एंड इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड मैनी टाइम्स। ज़ाहिर है वो इरेजेबल भी है, रेजेबल भी है, वो प्रोग्रामेबल भी है, तो आप इसे बहुत बार प्रोग्राम भी कर सकते हो, रेज भी कर सकते हो। इट कैन बी रेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स। यानी अगर आप इसमें से डाटा अगर आपको रेज करना है तो 40 मिनट्स तकरीबन आपको लग जाते हैं। और EPROM रेजर अचीव्स दिस फंक्शन, ये हो जाता है सारा का सारा काम 40 मिनट्स में। यूजेस आपके कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोग्रामिंग के लिए जो यूज़ होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है EPROM। उसके बाद नेक्स्ट आपका EPROM है और ये भी रोम की एक टाइप है। EPROM की अगर बात करें तो ये फर्दर एक टाइप है और ये हो जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है आपके पास ये। इट इज़ प्रोग्राम्ड एंड रेज्ड इलेक्ट्रिकली सारी की सारी इसकी, वहाँ पर देखें वो उसने ऑप्टिकल सारा काम किया था, लाइट को यूज़ किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है। इट कैन बी रेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम। EPROM को आप 10,000 टाइम रेज भी कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं।
और उसके अलावा जनाब इसको सारा ये प्रोग्रामिंग और रेजिंग करने के लिए सिर्फ 4 से 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं, बहुत फास्ट ये काम हो जाता है। बायोस ऑफ कंप्यूटर इज स्टोर्ड, इसके जो यूजेज है उसमें बायोस ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर्ड इन दिस, इसके अंदर आपका कंप्यूटर का जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो स्टोर किया जाता है EEPROM के अंदर। तो ये यार बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। मज़ीद जो MCQ आएंगे ना यही इन्हीं के अंदर से होंगे और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा हमें ज़रूरत महसूस नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा सुनते जाओ बस। फ्लैश रोम की अगर बात करें, इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ EEPROM से अगली स्टेज आपकी फ्लैश रोम की है। वी कैन राइट ब्लॉक्स ऑफ डाटा एट अ पर्टिकुलर टाइम, वेयर एज इन EEPROM वी कैन ओनली 1 बाइट ऑफ डाटा टाइम, सो दिस मेमोरी इज़ फास्टर देन वगैरह। यार EEPROM के अंदर आपको इरेजिंग या प्रोग्रामिंग करनी थी तो आप एक एक करके कर रहे होते थे, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा ब्लॉक आप उठा लेते हो, इसलिए फ्लैश मेमोरी EEPROM से भी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल है, इट कैन बियर हाई टेम्परेचर इंटेंसिव प्रेशर को ये बर्दाश्त कर सकती है। यूज्ड इन USB फ्लैश ड्राइवर्स, MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरास, मॉडेम्स, आपके पास जो USB फ्लैश ड्राइवर्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, उन सब में ये यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस का भी आपको पता होना चाहिए यार, कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेजेस को समझता है। तो सबसे पहले यार 3 किस्म की कंप्यूटर लैंग्वेजेस को आपको जहन में रखना है। नंबर 1 आपके पास लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जिसको नाम दिया जाता है। मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज एक ही बात है। और दूसरा है मिडल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तीसरा है 3GL थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। इनको रट्टा लगा लीजिएगा आसानी अच्छी तरह। सबसे पहले आपकी मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज जो 0 और 1 जस्ट ये 2 ही डिजिट्स कंप्यूटर जानता है, जिसे आप बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। ये मिसालें हैं 101 100 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मिडल लेवल या असेंबली लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ नेमोनिक इज़ कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। इसके अंदर आप नंबर्स की जगह पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, MOV ECX, यानी इन नंबर्स की जगह पे अल्फ़ाबेट्स का ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। जैसे ये एडिशन के लिए ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, डिवीजन के लिए DIW। यानी अगर आपने एडिशन करनी है तो ADD, सब्ट्रैक्शन करनी है तो SUB, डिवीजन करनी है तो DIV। इस तरीके से ये जो आपकी लैंग्वेज कंप्यूटर जो यूज़ करेगा ये क्या कहलाएगी, मिडल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, दरमियानी लैंग्वेज। और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। भाई हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता है ये प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस होती हैं, तगड़ी लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसकी मिसालें कोबोल है, फोर्ट्रान है, एल्गोल है। ये कई बार पेपर्स में पूछे जाते हैं कि ये कौन सी टाइप से लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल, फोर्ट्रान एंड एल्गोल, ठीक है जी। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप पूछेंगे सर कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है यानी 0-1 को समझता है, तो फिर अगर असेंबली लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे ADD, ऐड, SUB, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इसको कंप्यूटर कैसे समझेगा। तो भाई इस फंक्शन के लिए असेंबलर यूज़ किया जाता है। असेंबलर का क्या काम है, असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। असेंबलर का क्या काम है, असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कई बार पेपर्स में पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ असेंबलर, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। थक जाते हैं यार, पढ़ाता भी थक जाता हूँ मैं कई बार। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंपाइलर है। कंपाइलर का काम भी यार यही है, कंपाइलर आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो कम करता है, एक किस्म का जो कंपाइलर है ना वो लैंग्वेज के लेवल को कम करता है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज की तरफ लेकर जाता है। तो ये कंपाइलर का काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि असेंबलर और कंपाइलर का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, टाइम काफ़ी हो गया है। उसके बाद कंपाइलर वर्क किस तरीके से करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक डिफरेंस यहाँ पर वाज़ेह है कि जो आपका इंटरप्रेटर है वो सोर्स कोड से डाटा लेता है और आउटपुट आपको दे देता है, कोई दरमियान में वो मशीन कोड यूज़ नहीं करता। जबकि जो कंपाइलर है सोर्स कोड से कंपाइलर काम करेगा, फिर उसको मशीन कोड की ज़रूरत होती है और फिर आपको आउटपुट देता है। ये पीछे डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये यार कंप्यूटर की कुछ बेसिक बातें थी आपकी सारी की सारी, जो मैंने आपको ट्राई की है इसे एक लेक्चर में समझाने की। लेक्चर लंबा ज़रूर हुआ है बट मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई होंगी, बेसिक जो चीज़ें हैं ना। बाकी जो है हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फाइल के अंदर MCQs की साथ साथ आपको क्लियर कर देंगे। 2-3 MCQs पढ़ेंगे, उसमें जो चीज़ें साथ साथ आएंगी वो क्लियर हो जाएंगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।